अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान समेत 100 ममालिक पर नए टैरिफ के ऐलान को आलमी तिजारती निज़ाम पर एटम बम गिराने जैसा अमल करार दिया जा रहा है। नए टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भूचाल आ गया है, जिसकी वजह से खुद अमरीकी मार्केट्स में मंदी के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। आइए देखते हैं इस सूरत हाल से निकलने के लिए ओवल ऑफिस में क्या हो रहा है। मैनू नोट बहा मेरा मूड बने, मैनू नोट बहा मेरा मूड बने, मैनू नोट बहा मेरा मूड बने, मैनू नोट बहा मेरा मूड बने। ओ ट्रंप साहब, ये क्या कर रहे हैं? पुत ट्रंपू दी होनी कोई पॉलिसी है क्या? मैनू नोट बहा मेरा मूड बने, मैनू नोट बहा मेरा मूड बने। ओ भाई ये गाना बदल ला, नहीं तो उस्मा बुखारी तेनू बैन कर देगी। पुत फिकर ना कर, मैं सारी दुनिया नू बैन कर देना। मैं नहीं जे छड्डना किसे नू, लिस्टां मैं बना लिया सारियां दा, मैं हर हिसाब किताब कढ के ते बोर्ड ते ला लिया। ओ यार, ये नोटों से इतना प्यार कब से हो गया है आपको? टैरिफ टैरिफ करके पूरी दुनिया को इस गर्दाम में फंसा दिया है। क्यों टैरिफ टैरिफ करता है, क्यों टैरिफ पे तू मरता है, क्यों टैरिफ टैरिफ करता है तू, टैरिफ पे क्यों मरता है। उत्ते दुनिया पैसे दिया, सारी दुनिया पैसे दे मगरे आ। इस वास्ते होना हा पैसा किसे नहीं देना, हुण असां आप पैसा इकट्ठा करना। इसे समझाओ, इसका दिमाग फिर गया है। यार ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਮਾਚਿਸ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਸਾੜੇ ਹੀ ਸਾੜੇ। इस तरह तो सारे लोग अमेरिका से नफरत करना शुरू हो जाएंगे। यस, उत्ते कर लेन नफरत, पहले किहड़े साडे गलां 'च फुल्लां दे हार पैण डे आ, पहले भी ते सारे हर पासे होए तोए करन डे आ। असां फिर फैसला कर लिया, जे गल्लां ही सुननियां लोकां दियां ते फिर पैसे दे के क्यों सुनिए, पैसे इकट्ठे करके क्यों ना सुनिए। की कहना पुत, मैनू दस जरा। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इतनी जल्दी पैसा इकट्ठा होगा नहीं। ओ भोले बादशाह, तैनू की पता, आ टैरिफ वाला जदों दा गाना शुरू कीता ना मैं, 2 अरब डॉलर रोजाना इकट्ठा हो रहा अमरीका नू। और पुत एक गल याद रखी, ये वक्त ये जान दे आ कि हर बंदा पैसे दा पीर बने आ। जिदे कोल लोट ने ना, लोट वो भी डॉलरां वाले, ओ दुनिया दा चौधरी इसले ओ ही आ। ओ भाई ओ तेरी चुदराहट दी वजह ना अमेरिका दी ऐसी तैसी फिर गई है। सही बात है, सही बात है। ओ ठहर जा भाई, ओदियां पॉलिसियां दी समझ नहीं आउंदी, तेरी जुबान दी समझ नहीं आउंदी। ओ बाबा, ओ पुत, ओ मैनू पुत ना कवी, मेरा अबू अल्लाह रखा सी। ओ मैं ते लाड नाल कहन डे आ पुत, तेरा गुस्सा ठंडा करन डे आ। तेरे वास्ते मैं नौकरी भी कढ लई आ। अब तू रोजाना हुण आउणा, सवेरे 9 तो शामी 5 बजे तक इत्थे ड्यूटी देनी आ। अरबां डॉलर इकट्ठे होने आ ते पाटे लोटां नूं तू टेप लानी करनी आ। मैं नहीं करनी नौकरी, ये नोट जोड़न वाली नौकरी मैनू कवाला वालों भी मिलनी सी, मैं नहीं की। ओ पुत, कबालां नूं रुपये इकट्ठे हुंदे आ, मैं डॉलरां दी गल करन डी। ओ पुत, डॉलर डॉलर जोड़ने आ तू। गल सुनो, ये जदों छुट्टी करके जावे मुंडा ते इहदियां जेबां दी तलाशी लैनी आ, किधरे लोट ना लै जावे नाल। ओके बॉस। ओ मैं नहीं खड़दा भाई तेरे नोट एडियां तू तलाशियां लैण डिया, मैं ते नारा ही यही ला के सदर बनया सा, ना बिकने वाला ना झुकने वाला। रीस साहब है जड़ा एक्टर है पुष्पा, तामिल एक्टर, उन्हें मेरे तो मुतासर होके क्या है, झुकेगा नहीं। जी जुत्ती ले जाती है। यार तुहानू तो पता तुहाडियां ते जंगां भी होईयां उन्हां नाल। वैसे मिस्टर ट्रंप, जो आपकी हरकतें है ना, सारा अमेरिका आपके खिलाफ हो जाएगा। पुत एक गल याद रखी, मैं मकबूलियत के घोड़े ते सवार हो के आया वा।
ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਹ ਬਾਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ट्रम्प साहब, लोग बाबा नहीं करेंगे, आप बां बां करेंगे। और ये याद रखिए कि ये मकबूलियत वाली सूरत हाल भी अब बदलना शुरू हो गई है। हनीमून पीरियड खत्म, मकबूलियत आपकी 47 से 43% पर आ गई है। आपके इक़दामात और सोच ने अमरीकी अवाम को मायूस किया है। आपको मालूम है ना, आपके खिलाफ अमेरिका की 50 रियासतों में एहतजाज हुआ है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 50 ਰਿਆਸਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਚਿਆ ਕੀ ਪਿੱਛੇ? ਉਹ ਟਿਕ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਸਹਾਫੀ ਆ ਨਾ जी, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਆ। ਲਓ ਵਿਕ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਕ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਹਾਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਮੀਡੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਏਡਾ ਤੂੰ ਛੋਲੇ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ? ਕੌਣ? ਕਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ? ये आप लोगों का अंदरूनी मसला है, हमारा मसला सिर्फ टैरिफ है। इस टैरिफ के नुकसान पूरी दुनिया में भी होंगे और खुद अमेरिका को भी भुगतने पड़ेंगे। ਯੈਸ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਏ ਇਹ ਮੈਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਸਨੂਆਤ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਤਾ। जी, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਟੈਰਿਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਐਵੇਂ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਬ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਰਿਫ 104 ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 104 ਦੀ ਥਾਂ 208 ਕਰ ਦੇਣਾ ਟੈਰਿਫ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ, क्यों टैरिफ टैरिफ करता है, क्यों टैरिफ पे तू मरता है। ਉਹ ਨਾ ਐਡਾ ਆਫਰ, ਨਾ ਐਡਾ ਸ਼ੋਖਾ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜੀ। ਓਏ ਐਡਾ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬਣ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਸੈਲਫੀ ਸਟਿਕ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਕੀਰਾ ਬਹੁਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੀ। तेरे सदके जावा, पहली वीडियो में तेरी ना बनावा। वाह 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 वाह। आ देखो जरा दुआ दे रंग उड़े आ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਂ। ओ मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके इन इक़दामात से खुद अमेरिका में बड़ी महंगाई हो जाएगी, लोगों की चीखें निकल जाएंगी। ते पुत हो जावे महंगाई, निकल जान चीकां। मैं एक बारी ते महंगाई नूं इन्ना उत्ते लै जाना, इन्ना उत्ते लै जाना कि महंगाई ने खुद चकरा के ते ठा थल्ले आके डिगना। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਏ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੀ ਏ। ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਤੇ ਕਿਲੋ ਮੇਥੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਲਏ, ਕਿਲੋ ਮੇਥੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆ, 2 ਚਾਕਲੇਟ ਲਏ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਬਟੂਆ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ओहो, ਵਾਪਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਘੰਟਾ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਸਦਰ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਖਲੋਂਦਾ? ਅੱਧੇ ਮੇਥੀ ਅੱਧੀ ਆਲੂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। क्यों टैरिफ टैरिफ करता है, क्यों टैरिफ पे तू मरता है। ਹੈਲੋ ਸਰ। हेलो रीटा पुत, की हाल है तेरा? ਆਲ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਫੂਫੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰੇ 'ਚ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੁਕਣਾ ਬਚ ਗਿਆ? ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੁੜੀ ਆ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੜਵੀ ਵਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਦਿਲ ਮੰਗੇਨੀਆਂ ਗੜਵੀ ਵਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਦੇ। ਓ ਰੀਟਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡਵੀ ਖੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਡੈਰੀ ਫੜਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੌਰੀ ਸਰ। ਉਹ ਕਾਕੋ, ਹੁਣ ਗੱਡਵੀ ਵਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਵਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ, ਟੈਰਿਫ।
सर टैरिफ से याद आया, और किसी मुल्क पे टैरिफ लगानी तो मुझे बता दें, या फिर इमदाद बंद करनी है तो मुझे फौरन बताएं, मैं अभी उस पर वर्क शुरू कर दूंगी। ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਸ ਜੇਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, जी ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੌਂਕ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। जी ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਰੰਪੂ ਆਇਆ ਹੈ। ओके ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ? जी जी सर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਟਰੰਪੂ ਕਵੇ। तेरे आंदे खड़ाक बड़े होणगे, मजे ते माया हुण आनगे, मजे ते माया हुण आनगे। ਥਿਸ਼ਾ ਥਿਸ਼ਾ ਥਿਸ਼ਾ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆ ਮੋਟਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੌਕਰੀਓਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਨਾ ਮਰਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਗੋਲੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। खबरदार ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ। ਹਾਂ ਕਾਕੋ ਤੂੰ ਕਿਧਰ ਆਈ ਆ? सर 70 ममालिक टैरिफ के हवाले से आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸਤਰਿਆ ਬਤਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਲੋ ਜੀ ਸਾਉਣ ਭਾਦਰੋਂ ਚ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗਰਮ ਆਲੂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ। ये मोटर तो चाइना ने नहीं बनाया। ਉਹ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਕੋ ਕੌਣ ਆ ਇਹ? सर ये यूरोपीय यूनियन का नुमाइंदा है। ਅਲਾ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਹੌਸਲਾ। ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਲਗਾ ਜਾਮੀ। ओ कुछ तो ख्याल करो मिस्टर ट्रम्प, देखो बेचारे यूरोप का क्या हाल हो गया है। 416 अरब डॉलर तो भी ज्यादा टैरिफ लाता सू। जी हाँ मुझे मालूम है, पूरे यूरोप को भी हिला के रख दिया इस शख्स ने। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਸੀ, 200% ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਮਨਹੂਸ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦੇ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਨਾ ਮਰਾਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਚੱਲਣ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਤੇ ਡੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਸੋਚਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਬਚ ਬਾਦੂਆ ਕੋਲੋਂ ਬਚ, ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਬਾਦੂਆ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਓ। ओ भाई आप क्यों रोते फिर रहे हैं? यूरोपीय यूनियन की तिजारती मार्केट तो अमेरिका से बड़ी है। मुत्तहिद हो जाएं और कोई फैसला करें। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਮਗਰ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਆਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੇ। ये क्या फजूल बात कर रहे हैं? ਉਹ ਪੁੱਤ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਕਲ ਵਾਲੀ। ਆ ਬੇਹਾਂਦੀ ਮੈਂ ਪਿਊਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਆ ਵੇਖਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਰ ਲਾ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਾ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਲ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ। 2028 ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿੱਲੀ ਕੋ ਖਾਬੇ ਚੀਚੜੇ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਨਾ ਜੀ ਤਰਮੂਮਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੜਨਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ओबामा। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਗੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਫਿਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਡਾਂਸ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਗਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ। यार खुदा के लिए सीरियस हो जाओ, सारी दुनिया चीख रही है। आए क्यों टैरिफ टैरिफ करता है, क्यों टैरिफ पे तू मरता है। खुश होने की जरूरत नहीं है।
84% टैरिफ हमने भी तुम पे लगा दिया है। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਏ, ਭਾਈ ਦੇ ਅਣਬਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਕਰੋ 84% ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਂ ਪਾਉ ਮੌਂ ਚੌਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ। सर जी ये रोई जान डे ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰੋੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਦੀ ਲੱਸੀ ਪਿਆਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਦੇ ਰੋਣੇ ਚੜੇ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆਹੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੋਣ ਡੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁਲਕ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ? ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਆ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ ਡਿਆ ਲੀਟੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਦ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੈਟੋ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਸਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਨੈਟੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਦਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। यार मैं तो खुद ये सोच रहा हूं कि कहीं पूरी दुनिया ये सोचना ना शुरू कर दे कि इनसे जान कब छूटेगी। ਉਹ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਟਰੰਪੂ ਤਾ ਹਯਾਤ ਸਦਰਿਆ ਤਾ ਹਯਾਤ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਾਹ ਹਯਾਤ ਏ। ਹਾਂ ਜੀ ਬੁੱਟੋ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਵੇਚਦਾ ਜਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕੀ। ओ भाई साहब, लोग वाकई बौखला गए हैं। इन्होंने तो ऐसे ऐसे जगहों पर टैक्स लगा दिया है जहां इंसान ही नहीं है। एक ऐसा जजीरा है जहां सिर्फ पेंगुइन आबाद हैं। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਉੱਥੇ? ਪੈਂਗੂਇਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਰਹੀ ਜਾਣ। ओ भाई वो तो जानवर हैं, आपको उनसे क्या दुश्मनी है? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ? ਉਹ ਨਾਮਰਾਦ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅੰਗਰ ਟੁਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਅੰਗਰ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਟੁਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅੰਗਰ ਟੁਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੋਚ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ। चोपो चोपो, ਹਾਂਜੀ, हमारा क्या करना है? ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ। कोई फायदा नहीं इससे बात करने का, ये तो एक ही जवाब दे रहा है। ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪੁੱਤ। ਹਾਲਾ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਰਿਫ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। नाजरीन, टैरिफ लगेगा। महबूबा ने इसे कहा कि देखो माइकल, मैं बहुत चूजी हूँ। इसने सोचा कि शायद ये अंडे में से निकलने वाली चूजी मांग रही है। जी जेम्स बॉन्ड साहब, आज क्या खबर लेकर आए हैं आप? की करे जेम्स बॉन्ड और किथे चला जाए, क्या क्या इंसान दुनिया पे बस रहे हैं। अच्छा, क्या हो गया? हद हो गई है। वैसे अमान से मैं ऐसे ना करें, मुझे बकरा ईद याद आ रही है। यानी ये आपको न्यूज जेम्स बॉन्ड छतरा लग रहा है। वेरी सैड थैला साहब, वेरी सैड। आप जैसे लोग वड्डी ईद पे दरवाजे के आगे दरवाजे में से झांक के कह रहे होते हैं, भाई जी गोश्त नहीं तो चलो खाली दे छो। जरा खबर सुनेंगे तो आपको हंसी के साथ साथ हल्का हल्का रोना भी आएगा। अच्छा, रोना क्यों आएगा भाई?
कैसे कैसे दुखी आशिक मौजूद हैं दुनिया पे। हाय खबर सुने जरा। जी। ब्रेकअप से दिल बर्दाश्ता अमरीकी शख्स ने गर्लफ्रेंड की पाली हुई पसंदीदा मुर्गी अगवा कर ली वाह वाह। और पोली नामी मुर्गी ले जाते वक्त शोर मचाकर बताया कि पोली मेरे पास है, पोली मेरे पास है। मुर्गी की मालका ने पुलिस को इत्तला दी और मुलजम को करीबी जंगल से पोली समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त वो यही कहता रहा, मेरी मुर्गी को तकलीफ ना देना, मेरी मुर्गी को तकलीफ ना देना। यार क्या फजूल खबर ले आए हो। वैसे मुझे तुम्हारी सहाफत पे शक होने लग गया है। ये फजूल खबर है। बिल्कुल। एक आशिक बेचारे का ब्रेकअप हो गया और ऊपर से उसकी मुर्गी उसके समेत गिरफ्तार भी हो गई है। ब्रेकअप हो गया तो वो पोली को क्यों अगवा करने चला गया? नहीं तो फिर बंदा गुस्सा तो किधरे ना किधरे निकालता ही है ना। तो महबूबा पे निकालता। नहीं, मेरा ख्याल है, मैं ये सोच रहा हूँ कि लाजमन ये मुर्गी जो है ना, जी जी। पाली बेशक उसकी महबूबा ने है, हाँ। गिफ्ट इसने आशिक ने की। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार मुर्गी गिफ्ट करना भी फजूल है। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, हुआ कुछ यूं है कि जब इनका इश्क शुरू है, लव शुरू है, तो कहीं काफी पीते हुए ना जी इसकी महबूबा ने इसे कहा कि देखो माइकल, मैं बहुत चूजी हूँ। इसने सोचा कि शायद ये अंडे में से निकलने वाली चूजी मांग रही है। इसने उसे चूजी गिफ्ट की है। उसने उसे पाला है। जब फिर लड़ाई हो गई, ये ब्रेकअप हो गया, तो उन्हें फिर क्या होना कि फिर जब मैं नहीं तो फिर मेरी चूजी भी कड्डो। सही कह रहे हो, अगर ब्रेकअप हो जाए तो फिर लोग अपनी दी हुई अंगूठी भी वापस मांग लेते हैं। हाँ जी, जो अभी जहेज में दिया हो। ये गोगे का एक इश्क में ब्रेकअप हुआ था। अच्छा। इसने अपनी महबूबा से सारे परौंठे वापस लिए थे, जितने भी इसने उसे खिलाए हुए थे। ये गिनता रहा है। इसने पर्ची निकाली जेब में से, उसने कहा ये देखो 2.5 साल में तुमने 2200 परौंठा खाया है। तो भाई जब रिलेशन ही नहीं रहे तो फिर परौंठों की कलेक्शन न करूं? क्यों जी, इस तरह के जालिम हो जाते हैं ब्रेकअप के बाद आशिक। अच्छा जेम्स बॉन्ड, ये जो ब्रेकअप हुआ है इसमें पोली कुछ नहीं बोली? पोली बेचारी क्या बोलती? जब ब्रेकअप नहीं हुआ था, जब इश्क चल रहा था, उस वक्त तो आशिक गाता रहा पोली को देख के, पोली पोली हो जाएगा प्यार बल्लिए प्यार। जब ब्रेकअप हो गया तो उन्हें क्या, छोड़ो मेरी पोली। ऐसे यार मुझे तो ये लगता है कि उस शख्स को अपनी महबूबा से ज्यादा पोली से मोहब्बत थी, वरना वो ये क्यों कहता कि मेरी पोली को कुछ ना कहना। मुमकिन है उसे किसी ने बताया हो कि ये जो पोली है ये वही मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। या फिर उसे पता चला हो कि इस मुर्गी के अंडे से डबल यर्दी निकलती है। और उसने सोचा हो कि महबूबा तो चलो मिली नहीं, कम से कम मुर्गी ही ले जाओ, 2 यर्दियों वाले अंडे तो खाऊंगा ना। वैसे यार आप ये पोली का मजाक ना बनाए, लोग वाकई अपने जानवरों से बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, ये मुजफ्फर की मुर्गी मर गई थी, फिर ये खुद उसके अंडों पे 21 दिन बैठा रहा है। खुद बैठा रहा तो फिर अंडियां चो चूजे निकले या निके निके मुजफ्फर ही निकले। वैसे यार इंतहाई मजे का खेज ब्रेकअप हुआ है इस जोड़े का। और भाई जी ऐसे ही नहीं कहते इश्क अंधा होता है। नहीं, अन्ने वाह फिर बंदा जो मर्जी करता रहे। बिल्कुल। जैसे चीन में एक आशिक जो था ना जी, जी। उसकी महबूबा उससे लड़ पड़ी। अच्छा। वो 21 घंटे तक गुलदस्ता पकड़ के बारिश में खड़ा भीगता रहा। लेकिन महबूबा के मुसलसल इनकार और बारिश में भीगने के बाद, सर्दी लगने के बाद 21 घंटे बाद वो बेचारा उठा। अच्छा। उन्हें क्या, अच्छा फिर पढ़िए लोग के सीधा डॉक्टर को ले जाना हो। और वैसे ये आजकल की महबूबा ही बहुत ही चौड़ हो गई है। वो पुराने जमाने की महबूबा तो एक गाने के एंड पे मान जाती थी। और ये तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
ये जो आजकल के महबूब और महबूबाएं हैं ना, ये ज्यादा ही चौड़ हुई है। हाय अभी पिछले दिन अभी एक मैंने खबर पढ़ी, जी जी इंडिया में एक बेचारा लड़का था, उसकी महबूबा ने उसे दुत्कार दिया। उसे कहीं अंग्रेजी में कह दिया होगा गेट आउट, हाय और फिर उसने ऐसा बदला लिया कि आप सुनेंगे तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। अच्छा जी हाँ जी, उसने फड़फड़ा के ना किसी तरीके से एक एग्जामिनेशन हॉल में अपनी ड्यूटी लगवा ली। अच्छा लड़के ने जी अच्छा उस एग्जामिनेशन हॉल में जहां लड़की जो थी वो इम्तिहान दे रही थी। लड़की अपना पेपर पूरा फर्स्ट क्लास करके निकल गई। उसने बाद में उसके पेपर में से 4 सफ़े निकाल के फाड़ के फेंक दिए। इसे कहते हैं इंतकाम। हाय हाय हाय। फिर जब लड़की फेल हुई है ना, तो फिर वो उनके दरवाजे के आगे से हंसता हुआ गुजरा। यार इतनी लंबी प्लानिंग, इतना लंबा इंतकाम, यही मेहनत करके वो लड़का इम्तिहानी हॉल में उस लड़की को बूटियां सप्लाई कर देता तो लड़की के दिल में घर कर लेता और ब्रेकअप भी ना होता। और भाई जी ये आशिक बड़े अजीबो गरीब होते हैं। वो क्या किसी शायर ने कहा है, क्या कहा है गौरी? भैया तुम्हें कहा होगा, मुझे नहीं कहा शायर ने। हाँ, शायर कहता है कभी तरलों पे आ जाएं, कभी हिटलर के साले हैं, ये आशिक कौन सी बस्ती के यार अब रहने वाले हैं। नहीं, ये जो तुम सुना रहे हो ना, ये आशिक तो वाकई कुछ ज्यादा ही अजीबो गरीब है। इससे भी ज्यादा अजीबो गरीब सुनो। अच्छा एक चीनी शख्स ने अपनी साबका महबूबा से बदला लेने के लिए $40,000 खर्च करके 4 सिनेमा हॉल बुक करवा लिए, क्योंकि उसकी महबूबा ने ब्रेकअप के वक्त उसे गुर्बत का ताना दिया था। 4 सिनेमा हॉल बुक करा के उसे कल ही फिरदा रहा। उन्हें क्या थे फिल्म नहीं चलन देनी। लोग पूछया क्यों? कहता जब मेरा इश्क नहीं चलेगा तो फिल्म भी नहीं चलेगी। वैसे यार ये क्या फजूल इंतकाम है। और तुम्हें नहीं ना पता मुजफ्फर, तुम्हारी तो सेहत इजाजत नहीं देती। तो लोग सिनेमा जाके फिल्म देखते हैं, आगे फिल्म ना चल रही होवे तो उन्होंने को पुछ कितना दुख हुंदा है। उसको पता चल गया था कि उसकी महबूबा फिल्म देखने के लिए आ रही है किसी सिनेमा में। अच्छा, उन्हें सिनेमा का सही पता नहीं सी, उन्हें महल्ले के 4 सिनेमा बुक कर ले। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। घर से 2 रोटियां और अचार लेके आते रहे। आपकी भाभी ने कई दफा पूछा है कि अफजल PIA में ही हो या किसी पट्टे पे काम शुरू कर दिया। अच्छा जी, हम आए रोज कोई ना कोई मायूस कर देने वाली या परेशान कर देने वाली खबर तो सुनते हैं जी, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि PIA दोबारा अपने पांव पर खड़ा होना शुरू हो गया है। वाह, मैं माफी चाहता हूं फरीद साहब, मैं तो ये सोच रहा था कि PIA अपने पांव पे खड़ा हुआ है तो आप लोग भी पांव पे खड़े होके तो क्लैप करेंगे और मेरा इस्तकबाल करेंगे, मगर मुझे मायूसी हुई है कि आपके सारे दानिश्वर भी बैठे हुए हैं और आप भी बैठे हुए हैं। सर हम बैठे हुए भी आपको दाद ही दे रहे हैं, फिक्र ना करें। ओ जी, ताने तो आप उठ उठ के देते रहे हैं, तो दाद आप बैठ के दे रहे हैं। जब खसारे में था तो उठ उठ के आप कहते थे कि खसारा हो गया, खसारा हो गया, लुटे गए, मारे गए। हम तो उस वक्त भी चीखते थे जरा थम जाओ, PIA बड़ी जरखेज है साथी। आप देख ले हमारा मुनाफा 21 साल बाद दोबारा मुनाफा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि कम से कम 21 तोपों की सलामी बनती है। नहीं, सलामी तो वाकई 21 तोपों की बनती है, लेकिन हम सब लोग तो हैरान हैं इस बात से कि ये कारनामा हो कैसे गया। हाँ जी, तो जनाब हमने सख्त मेहनत की है, बचतें की हैं, गैर जरूरी अखराजात कम किए हैं। अच्छा, आपको क्या बताऊं इसके पीछे कितनी कोशिशें शामिल हैं। ऊपर से तो ऑर्डर थे गैर जरूरी अखराजात कम करने के, लेकिन इस बार हर चीज पे निगाह भी पूरी थी। वाह, आप यकीन माने कि लंबी फ्लाइट में हम जहाज की रोटी भी नहीं खाते रहे। हाय घर से 2 रोटियां और अचार लेके आते रहे। आपकी भाभी ने कई दफा पूछा है कि अफजल PIA में ही हो या किसी पट्टे पे काम शुरू कर दिया। बचत की अखीर कर दी है, एक वर्दी में पूरा साल गुजारा है हम लोगों ने। अच्छा, गौरी साहब आप तो माशाल्लाह खुद सूटेड बूटेड आदमी हैं,
आप जानते हैं कि एक ही वर्दी में 1 साल गुजारना कितना मुश्किल होता है। ओह माय गॉड। हम कहीं जाते थे, कहीं पे जहाज रुकता था तो वहीं अपनी वर्दी धो के खुद ही होटल के कमरे में उसको सुखा के फिर प्रेस करके पहन लेते थे। बल्कि एक दफा तो होटल में मैं अपने वर्दी को इस्त्री कर रहा था तो दरवाजा नॉक हुआ। मैं गया हूं तो साथ वाले कमरे के बंदे ने मुझे कहा कि भाई जी जरा मेरी भी पैंट शर्ट इस्त्री कर दे। नहीं जी, बड़ी बात है, आप लोगों ने गैर जरूरी अखराजात पर काबू पा लिया। 9.3 अरब रुपए ऑपरेशनल और 26.2 अरब रुपए खालिस मुनाफा कमाया है। ये देखे ना जरा, हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से ज्यादा रहा, जो किसी भी बेहतरीन एयरलाइन के हम पल्ला है। वाह जी ये आप सही वाह नहीं कर रहे, वो वाली वाह नहीं कर रहे जो आप 2 किलो कढ़ाई देख के करते हैं। दिल से वाह करें, दिल से वाह। आपको अंदाजा नहीं है, हमने मुंह में कमीज ठोंस के हवा भरने वाले पंप से पीआईए के जहाजों में हवा भरी है। मेरा ख्याल है गुज़िश्ता दिनों जो खबर आई थी कि पीआईए के तैयारे का एक पहिया लैंडिंग के वक्त नहीं था, वो शायद हवा बढ़ते भी कहीं गिर गया होगा। ये आप कह सकते हैं, मेरा ख्याल है उसमें हमने बत्ती की बजाय छती वहां भर दी और वो बेचारा फिसल गया। जी, और वो बाद में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मिल भी गया। देखिए ढूंढ लिया हमने, पहिया ढूंढ लिया। लोग 1-1 रुपये का हिसाब रखते हैं, हमने 1-1 पहिए का हिसाब रखा। अब ये तो ताना दे रहे हैं कि जहाज का पहिया जो है वो गिर गया। ये दाद नहीं दे रहे कि हमने 1 पहिया गिरने के बावजूद जहाज बेहतरीन लैंड करवा लिया। वाह 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 वाह। अरे ये तो आपका कारनामा है। फरीद साहब आपको क्या बताएं किस किस तरह हमने बचत की है। हाय। जहाज के कॉकपिट की हमने फालतू लाइट्स नहीं ऑन की, सिर्फ इसलिए कि कहीं बिजली का बिल ज्यादा ना आए। ये मोबाइल की टॉर्च के साथ हम जहाज उड़ाते रहे। भाई साहब, ये जहाज के अंदर भी बापडा की बिजली होती है? और क्या, जहाज की छत पे सोलर लगा होता है। अब तानाजनी ना करें प्लीज, इस वक्त दाद का सेगमेंट है तो दाद ही दें बस। आपको क्या क्या दुख बताएं, पेट्रोल का कितना मसला होता है। आप ये सुनते रहे हैं कि कई जगह पे हमारा जहाज पेट्रोल ना मिलने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से वहीं खड़ा है। हाँ जी, फ्लाइटें लेट हो रही हैं। हाँ जी। 1-2 दफा तो मैंने अपने बच्चे के मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल के जहाज में डाल के जहाज सर ये क्या बात कर रहे हैं? सर अब जहाज इतना बड़ा होता है, हम उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके भी नहीं स्टार्ट कर सकते। मैंने फिर अपने बेटे से कहा जो मुझे छोड़ने आया हुआ था, मैंने कहा बेटा कुर्बानी दो, निकालो अपनी मोटरसाइकिल का तेल। उस बेचारे ने मेरी तरफ देखा, अब्बा जान। मैंने कहा हाँ बेटा, पीआईए कुर्बानी मांग रहा है। अच्छा कप्तान साहब, ये बताइए कि ये साहब कौन है? ये वो मुसाफिर साहब हैं जी, आपने सुनी होगी खबर जी, जिन्होंने पीआईए के अमले के साथ बदतमीजी की और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। हाँ तो कौन होता है पीआईए का अमला मुझे रोकने वाला? मैं सिगरेट पी रहा था, मुझे पीने देना चाहिए। वाह। एयरपोर्ट पे आपके वालिद साहब का नाम लिखा हुआ है। क्या तुम जहाज बनाने वाले राइट बरादरान की औलाद में से हो? या तुम पीआईए के दामाद हो जो तुम्हें सिगरेट पीने दें? सारी दुनिया के लोग सीख गए हैं कि किस तरह जहाज को डील करना है, और स्मोकिंग बुरी बात है, जहाज में नहीं करनी। जी। हमारे मुसाफिर अभी तक ऐसी चालाकी करते हैं कि कहीं ना कहीं छुप के लैट्रीन में या सजे खबे हो गए सीट के नीचे घुस जाते हैं सूटा लगाने के लिए। आपको देखे ना जरा, माशाल्लाह बोरियों के नीचे घुसने वाला चूहा लग रहा है ये। हमारे अमले ने देखा कि सीट के नीचे घुस रहा है, वो गौर किया तो पता चला नीचे सूटे लगा रहा था। जब मना किया, सिगरेट बुझाने का कहा, तो बदतमीजी शुरू कर दी। यार पीआईए हमारी अपनी एयरलाइन है और हम अपनी एयरलाइन में बैठ के सिगरेट भी नहीं पी सकते। लो जी, ऐसे मुसाफिरों के साथ बहस करना बनती नहीं है, सीधा इट मारना बनती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप देखें बाकी एयरलाइनों में जो मुसाफिर सफर करते हैं जी, वो सारे इंसानों की तरह बैठ के सफर करते हैं।
पीआईए में बैठते ही इनके अंदर का चौधरी जाग जाता है और हर कोई अपनी चुदराहट दिखाने पे तुल लाता है। मैंने तो कहा हमले को, मैंने कहा यार इसको जहाज से नीचे फेंको, इसे कहो जा खुली वाच बैग के सिगरेट पी। यार मैंने टिकट खर्च की है, मैं क्यों बाहर खुली फिजा में जाऊं? अल्लाह का शुक्र करो जहाज के शीशे नीचे नहीं होते, वरना मैं तेन इंज सुटना सी जिस तरह पाकिस्तानी केला खा के गड्डी चो छिल्लड़ नहीं बाहर सुट दे। यही तो अलमिया है हमारे लोगों का कि हम लोग अपनी एयरलाइन में 100 कीड़े भी निकालते और फिर खुद इसमें सफर करते हुए अपनी जहालत का भरपूर मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल सही। भाई जी जे तुहानू सिगरेट पीन दा इन्ना ही शौक है ते जहाज तो मुंह बाहर कट के कश ला लेना सी। ये थैला साहब हैं जी? जी जी थैला साहब जी, मोहतरम आपके मशवरे का फिटे मुंह मुंह बाहर कटदा मैनू सारा बाहर सुट देना सी। बाहर सुट देना सी, देख लूंगा मैं आप लोगों को, आपको पता ही नहीं मैं कितना तकड़ा आदमी हूँ। और नजर आन डया तू भाई किन्ना क तगड़ा है। तेरे वर्गे बंदे जहाज च कहने होंदे ने यार आ मेरा बैग चुक के तेरा उत्ते रख दी। बहरहाल सर, जैसे आप लोगों ने एयरलाइन को खसारे से निकाला है, बिल्कुल इसी तरह से कवानीन सख्त करके इस तरह के हर फन्ने खान को जहाज से निकालते चले जाएं, फिर देखें हमारी एयरलाइन कैसे अपने पांव पे खड़ी होती है। वाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। माली मामला तो हमने ठीक कर लिए हैं, अब ये जो फनेहान लोग हैं ना जी, इनके मामलात भी इंशाल्लाह सारे ठीक कर लेंगे, देख लेंगे इनको भी। फरीद साहब, असल में पहले तो हमारे ऊपर खसारे का प्रेशर था ना, फिर हुकूमत की तरफ से जाली डिग्री वाले शोशे ने हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब हमें तवज्जो और हलाशेरी मिली है, तो देखिएगा हम आपको ऐसा परफॉर्म करके दिखाएंगे कि आप लोग क्रिकेट की फैंटी भूल जाएंगे। ओ खुदा दा ना जे मसा मसा अच्छी खबर आई है, फिर विच क्रिकेट याद कराती है। गौरी साहब, आप फिक्र ना करें, हमें कुछ वक्त तो देना। आप यकीन मानिए भूल जाएंगे, आप फिक्र ना करें। आपको इंशाल्लाह न्यूजीलैंड वाली फ्लाइट पे भी बिठाएंगे। फिर वही गल, न्यूजीलैंड को तो फैंटी खाधी असी। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि जब पीआईए की फ्लाइट न्यूजीलैंड जाके उतरेगी तो आप उधर नीचे उतर के हल्का सा पिंडा छड़ के जब आप बाहर निकलेंगे तो न्यूजीलैंड वाले समझ जाएंगे कि नहीं ये अच्छे लोग भी हैं। वैसे वाकई ये ठीक कह रहे हैं, बजाय इसके कि पिछली हुकूमतें एयरलाइन को ठीक करती, वो एयरलाइन का सत्यानाश करने पर तुली रही हैं। आप देखिए ना, सीधा यही मशहूर कर दिया, ऐलान कर दिया कि हमारे पायलटों के लाइसेंस जाली हैं। कितना बड़ा जुल्म है। बिल्कुल सर। आपको मालूम नहीं फरीद साहब कि हम कितने शर्मिंदा उन दिनों में फिरते रहे हैं। हाय हाय हाय। मैं तो घर का दरवाजा खटखटाते हुए भी शर्माता था, क्योंकि आपकी भाभी दरवाजा खोलते शुरू हो जाती थी, पी पी पी। बहुत मैंने उसे कहा कि मैं उनमें शामिल नहीं हूँ। उसने कहा नहीं, सारे पायलट ही अब पी पी पी। चले सर, खैर है, अब तो मामला ठीक हो गए, अब तो फ्लाइट्स यूरोप भी जा रही हैं। जी 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 जी, यूरोप, अब इंग्लैंड शुरू हो गई, फ्रांस जा रही है जिसमें इसने कुतखाना डाला है। अब देखे ना जरा, आप जरा अपने शोज के जरिए मुसाफिरों को भी थोड़ा एजुकेट करें, उनसे कहें कि खुदा के वास्ते ये आपकी अपनी एयरलाइन है, इसे उसी तरह इस्तेमाल करें जैसे आप अपनी चीज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। अपनी निक्की जी गड्डी नूं रोज धो ही जाते ने, एडी गड्डी लैके आंदे ने, धो के एडी कर लेंदे और पीआईए में बैठते ही उनको पता नहीं क्या हो जाता है। हाय हाय हाय। कभी आप पाकिस्तानियों को किसी और एयरलाइन में बैठे हुए देखिए, आपको लगेगा कि इंतहाई डिसेंट कौम है, इंतहाई कानून पे चलने वाले लोग। ए पीआईए दे जहाज से बड़े ने ते नाल ही इंज लगदा है कि अंदर को कमाद लगा है, वो वड्डण वास्ते आए। पायलट सिर्फ इतना अनाउंस करता है कि अभी कुछ ही देर में हम लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं। सारियां सवारियां इंज उठदियां ने जिवें लैंड उन्होंने करना है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। अगर तुम जिंदगी में कुछ भी बन सको तो मेहरबान बन जाओ। वाह 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 वाह। अच्छा जी, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहतरम ताज हैदर साहब परसों
अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो सबको मालूम है कि वो इंतहाई खूबसूरत और अच्छा बोलने वाले बड़े सीनियर सियासतदान थे, क्योंकि बड़े सीनियर आदमी थे। उम्र उनकी ऐसी थी कि आजकल की जो नई नस्ल है उनमें से बहुत कम जानते हैं कि ताज हैदर साहब पाकिस्तान की एक ऐसी हमाजोहत या वर्सटाइल शख्सियत थे जिनके बारे में ज्यादातर लोग तो सिर्फ यही जानते हैं ना कि वो सियासतदान है। नो 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 नो, उनके स्टूडेंट्स को ये पता है कि वो आला पाए के रियाजीदान उस्ताद थे। जी हाँ, ताज हैदर साहब ने 1965 में कराची यूनिवर्सिटी से एमएससी रियाजी किया था और उसी वक्त से वो तदरीसी सरगर्मियों में मसरूफ हो गए थे। क्या बात। सारी उम्र उन्होंने जो लगातार बगैर छुट्टी के काम किए हैं उनमें बच्चों को पढ़ाना भी शामिल है। इसलिए अगर आपने कभी भी उनको असेंबली में या किसी इजलास में बोलते हुए सुना होगा तो आपको ये महसूस हुआ होगा कि उनकी गुफ्तगू से एक उस्ताद नजर आता था। बिल्कुल। और फिर आपको ये मालूम है कि वो एक इंतहाई खूबसूरत लिखारी थे। अच्छा जी। उन्होंने बेमिसाल और लगातार कई ड्रामे लिखे हुए थे। वाह वाह वाह। खुद तो उन्होंने रियाजी पढ़ाई, लेकिन उनके घर का माहौल चूंकि नहायत इल्मी और अदबी था तो ताज हैदर साहब को हमेशा से इल्म व अदब, फनून लतीफ़ा, तहजीब व सकाफत हर पहलू से दिलचस्पी रही। क्या बात है। उनके वालिद मोहतरम प्रोफेसर करार हुसैन मरहूम बड़े पढ़े लिखे और बासूल अदबी शख्सियत थे। तकसीम से पहले मेरठ कॉलेज भारत में अंग्रेजी अदब के उस्ताद थे उनके वालिद। फिर जामिया कराची और बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। क्या बात। हाँ, वो एक बेहतरीन शायर, अदीब और माहिर तालीम थे। इसी वजह से फिर ताज हैदर साहब को घर से ही अदबी माहौल मिला। और क्या खूबसूरत उन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंटल स्क्रिप्ट लिखे। अच्छा। 1977 में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका प्रोडक्शन में एक ड्रामा बनाया गया था जिसका नाम था रिश्ते और रास्ते। आप आर्टिस्ट लोग हैं, आप सुन के हैरान होंगे। 1977 में पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका प्रोडक्शन थी। अच्छा, क्या बात। रिश्ते और रास्ते ये ताज हैदर साहब ने लिखा था। क्या बात। ये जो ड्रामा था ये कराक्रम हाईवे की तामीर के हवाले से था। अच्छा। जिसमें एक फौजी इंजीनियर मेजर अरसलान का किरदार बहरोज सब्जवारी साहब ने अदा किया था। वाह जी वाह। बख्तियार साहब जो पीटीवी के बड़े सीनियर और नामवर डायरेक्टर हुए हैं, उन्होंने इसकी डायरेक्शन दी थी। ये ड्रामा बना जिसमें पाकिस्तान और चीन के अदाकारों ने काम किया। क्या बात। मुश्तरका प्रोडक्शन थी। बहरोज सब्जवारी साहब उसमें हीरो थे और चाइनीज लड़की हीरोइन थी। जी जी अजीजी, ये मुश्तरका प्रोडक्शन थी? जी, चाइना और पाकिस्तान की। लेकिन चाइना ने ज्यादा पैसे डाले होंगे। यार अब मैं प्रोडक्शन का हिसाब मांगू उनसे। तुम ये देखो कि इतनी बड़ी प्रोडक्शन का स्क्रिप्ट भी ताज हैदर साहब ने लिखा। अच्छा, फिर ताज हैदर साहब के ड्रामे लिखने का भी काफी लोगों को इल्म था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि वो ड्रामों में एक्टिंग भी करते रहे। अच्छा। जी हाँ, रिश्ते और रास्ते के बाद उन्होंने एक और ड्रामा लिखा था जिसका नाम था आबलापा। इस सीरियल ने बहुत शोहरत पाई थी और इस ड्रामे में प्रोफेसर आडीवाला का किरदार ताज हैदर साहब ने खुद अदा किया था। बड़ा मशहूर हुआ था किरदार प्रोफेसर आडीवाला। उसे लोग प्रोफेसर सीरीज बी कहते हैं। उन्होंने इस ड्रामे में एक ऐसे प्रोफेसर का किरदार अदा किया जो धीमे लहजे में गुफ्तगू करता है। बड़े पर्सनैलिटी थी उनमें, एक्टिंग में भी। ये ड्रामा यूनिवर्सिटी के माहौल के गिर्द था। इसमें तालिबे इल्मों के मसाइल और उनकी आपस की चपकलशों और दोस्तियों को मौजू बनाया गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की आपस में पसंद और नापसंद और सियासत भी इसका मौजू थी। जब मजे की बात यह है कि ताज हैदर साहब चूंकि आम अपनी जिंदगी में भी रियाजी के उस्ताद थे और इस ड्रामे में भी उन्होंने हिसाब के उस्ताद का किरदार किया। फिर चारागर उनकी ड्रामा सीरियल उनकी लिखी हुई, उसमें भी उन्होंने एक्टिंग की थी।
उनके लिखे हुए बहुत से यादगार ड्रामे 1985 तक पीटीवी पे ऑन एयर होते रहे। अच्छा। मतलब ये वो शख्सियत हैं जो सिर्फ सियासत में ही नहीं थे, एक मंजे हुए सियासतदान और खूबसूरत बोलने वाले ही नहीं थे। हाँ जी, हाँ जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन की बुनियादें रखी हुई हैं। वाह वाह वाह। क्या बात है। उसके बाद फिर कुछ देर के लिए वो सियासत में मसरूफ हो गए, क्योंकि वो 1995 में सेनेटर बन गए। जी 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 जी। उसके बाद 2001 में ताज हैदर साहब ने दोबारा लिखना शुरू किया। अच्छा। उनके लिखे हुए जो मशहूर ड्रामे हैं वो जैसे मैंने बताया, रिश्ते और रास्ते, आबला पाज, चारा घर, जी जी जी। जिन्हें रास्ते में खबर हुई, ये भी उनका था। बहुत खूबसूरत प्ले था, जिन्हें रास्ते में खबर हुई। वाह 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 वाह। फिर लबे दरिया, फिर बारिश, यानी ऐसा ऐसा खूबसूरत ड्रामा भी साथ लिखा और सियासत में भी भरपूर किरदार अदा किया। क्या बात। आप ये सुन के हैरान होंगे कि सियासत में उन्होंने 1967 में भुट्टो साहब को ज्वाइन किया था। अच्छा। और ऐसी मजबूत शख्सियत हुए हैं ताज हैदर साहब कि मरते दम तक पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी। जी हाँ। पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में उनका शुमार होता है और अपनी आखिरी सांस तक इस पार्टी से वफा की उन्होंने। क्या बात। इसीलिए बेनजीर भुट्टो साहिबा, फिर आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, जी। ये सारी फैमिली और जितने भी पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग हैं हाँ जी, हाँ जी। जिनको उनकी खिदमात का इल्म है, इल्म है, हाँ जी। वो उनका बहुत अदब करते जी रहे। हाँ। वाह। इंतहाई मोतबर शख्सियत हुए हैं पीपल्स पार्टी की। जी। फिर पार्टी में भी उनकी अहमियत का अंदाजा लगाएं कि कभी वजारतों के चक्कर में नहीं पड़े, जी हाँ। जी जी। लेकिन वो पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल थे। हाँ जी। इससे पहले वो मुख्तलिफ कायमा और पार्लिमानी कमेटियों के सरबराह और मेंबर रहे हैं। जी। सेनेट में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर भी रहे हुए। फिर चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए पाक चाइना इक्तसादी राहदारी भी रहे हुए हैं। क्या जी बात। जी जी जी। लेकिन इन सब ओहदों से हट के वो भुट्टो साहब के इतने करीब थे कि भुट्टो साहब ने एटमी ताकत बनने के लिए जो मशावरती कमेटी बनाई ना जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें ताज हैदर साहब बतौर मुआवने खसूसी शामिल थे। वाह। उन्होंने एटमी ताकत बनने के लिए पॉलिसी तैयार करने में भी अहम किरदार अदा किया। क्या बात है। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं परसों हमें छोड़ के गई। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े अजीम आदमी थे, बड़ा अहम किरदार अदा किया हुआ उन्होंने वाह। एटम बम के बनने में भी, वाह। और इस हवाले से भी कमोबेश हर प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हुए हैं। जी। फिर अपनी पार्टी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी वो एक बेहतरीन पॉलिसी साज समझे जाते थे। अजीजी बेशुमार कारनामे हैं उनके। उन्होंने सेंडेक इंटीग्रेटेड मिनरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, मंशर झील, लाल शहबाज एयरपोर्ट, वाह वाह। हाँ हाँ, हब डैम, थर कोल डिपॉजिट प्रोजेक्ट और सेहत, तालीम, सफाई के बहुत से सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट्स को पाया तकमील तक पहुंचाया। वाह जी वाह। जी जी। इसके अलावा ताज हैदर साहब ने आमरीत और मुल्की मसाइल के हवाले से बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे हैं। तो उनकी खिदमात है ना जी, हाँ जी बिल्कुल। जो सबको पता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जी जी सर। जी। ताज हैदर साहब इतने प्यारे और नरम दिल इंसान थे जी। कि 2014 में ईद पर वो दादू के पास ना जी गोरख हिल स्टेशन पर घूमने के लिए गए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब उन्होंने वहां ईद के दिन बच्चों को बगैर चप्पल के पुराने कपड़ों में घूमते हुए देखा है, हाय। तो हर चीज छोड़ छाड़ के ना बेचारे हम्म। उनके लिए चप्पलें ढूंढने चले गए। ओह, वाह। फिर चप्पलें खरीद के लाए और उन्हें पहनाई, वाह। उनके कपड़ों का बंदोबस्त किया क्या बात। और फिर महकमा सेहत के अफसर को फोन करके वहां मेडिकल कैंप लगवाया। वाह। हाँ, उनको बताया कि बच्चे देखे किस हाल में घूम फिर रहे हैं, इनको कोई बीमारियां ना लग गई हो, इनका चेकअप किया जाए, इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। सही। फिर ताज हैदर साहब खुद तो प्यारे और शफीक इंसान थे ही, हाँ जी, हाँ जी। उनकी जो बेगम साहिबा है ना, जी जी नाहिद वसी साहिबा, जी जी। वाह वाह वाह, क्या बात है। वो क्या कहते हैं कि रब ने ऐसी खूब जोड़ी मिलाई हुई थी। उनका भी बच्चों की तालीम और तरबियत का एक फलाही अदारा है, अच्छा। चलाती है। जी हाँ, मैंने एक दिन उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखी थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मेरी जिंदगी चार्ल्स शिल्स की इस एक लाइन ने बदल डाली कि अगर तुम जिंदगी में कुछ भी बन सको तो मेहरबान बन जाओ। वाह 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 वाह।
क्या बात। अल्लाह ताला ताज हैदर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, दौलत से किताबें तो खरीदी जा सकती हैं लेकिन इल्म नहीं। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।